नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन देखेंगे अपने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का पार्ट 2, जिसमें फायरमैन सिलेबस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अपन इसमें देखेंगे। साथ ही दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से अपना रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो बनाए गए वो आपके पूरे सिलेबस से एमसीक्यूज बनाए गए हैं, ताकि आपको जैसे ही आप ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे तो आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ ही आपके सारे क्वेश्चंस आपके रिवीजन हो, सारा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। साथ ही आप खुद को भी एग्जामिन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों, सब स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। उससे पहले एक छोटा सा हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि कृपया अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी पूंजी है। और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की कक्षा। पहला क्वेश्चन है नोबल कि भारत का पहला फायर पार्क, देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला फायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया। ऑप्शन ए पटना बिहार, ब गांधीनगर गुजरात, स है भुवनेश्वर उड़ीसा और द है भोपाल मध्य प्रदेश। जल्दी से अपन को आंसर सर्च करना है, इसको सोचना है। दोस्तों, आप आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो दोस्तों, इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर उड़ीसा। अगर कोई स्टेट आपसे पूछता है तो उड़ीसा, और जगह के बारे में पूछे तो भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, भारत की पहली महिला फायर फाइटर कौन थी। ऑप्शन ए, क्वेश्चन वापस रिपीट, भारत की पहली महिला फायर फाइटर कौन थी। ऑप्शन ए मोली विलियम्स, ब हसीना कानेकर, स हर्षिका कानेकर और द इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जल्दी से सोचिए, देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। मोली विलियम्स, हसीना कानेकर और हर्षिका कानेकर। तो दोस्तों, इसके आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर जो है वो है हसीना कानेकर। दोस्तों, हसीना कानेकर इसका आंसर होगा। हसीना कानेकर भारत की पहली महिला फायर फाइटर थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला फायर फाइटर कौन थी। दोस्तों, ऑप्शन मोली विलियम्स, ब हसीना कानेकर, स हर्षिका कानेकर और द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हसीना कानेकर के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि भारत की पहली महिला फाइटर थी, तो ये इसका आंसर में नहीं आएगा। तो ये नहीं आएगा, तो ये आपका ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए मोली विलियम्स। तो दोस्तों, एक बार वापस रिपीट कर लीजिए, अगर आपसे भारत के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन होगा भाई, हसीना कानेकर होगा। वापस बता दूं दोस्तों, रिपीट कर लीजिए, भारत की पूछे जाए हसीना कानेकर, और विश्व की अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो विश्व की आपकी कौन होगी, मोली विलियम्स, और भारत की आपकी कौन होगी, हसीना कानेकर होगी। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों, फायरमैन के जूतों का रंग क्या होता है। काला होता है, सफेद होता है, नीला होता है या लाल होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक सा क्वेश्चन है कि फायरमैन के जूतों का रंग कैसा होता है। जल्दी से इसका आंसर सोचिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका आंसर आपका होगा काला। फायरमैन के जूतों का रंग क्या होता है, काला होता है। अगला क्वेश्चन है, फायर ऑफिसर के जूतों का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों, अभी अपन ने पढ़ा कि जो काला रंग था वो किसका रंग था भाई, फायरमैन के जूतों का रंग था। तो बताओ, देखिए फायर ऑफिसर के जूतों का रंग कैसा होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा लाल। तो लाल किसके जूतों का रंग होता है, फायर ऑफिसर के जूतों का रंग लाल होता है। सॉरी दोस्तों, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है कि फायरमैन के जूतों का रंग काला होता है और फायर ऑफिसर के जूतों का रंग क्या होता है, लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, आग के विस्फोट व जांच का NFPA कोड क्या होता है। जल्दी से गेस करो दोस्तों, आग के विस्फोट व जांच का NFPA कोड क्या होता है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है NFPA 1, दूसरा NFPA 921, तीसरा NFPA 991 और लास्ट आपका होगा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर सर्च कीजिए। दोस्तों, ये सही नहीं होगा, यहाँ पे द लिखा हुआ है, गलती से मिसप्रिंट हो गया। तो आगे के विस्फोट व जांच का NFPA कोड का आंसर दोस्तों होगा NFPA 921, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आग का NFPA कोड क्या होता है। वही अब आपके वापस ऑप्शन है NFPA 1, NFPA 921 और NFPA 921 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जल्दी से गेस कीजिए कि आग का NFPA कोड क्या होगा।
तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से सोचिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा NFPA1। NFPA 921 अभी अपन ने पढ़ा कि आग के विस्फोट व जांच का NFPA कोड होता है, और आग का NFPA कोड अगर आपसे पूछा जाए तो NFPA क्या होता है, आग का होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है NFPA की स्थापना कब हुई। ए 1886, ब 1944 और स 1896 और द 1803। जल्दी से बताइए दोस्तों NFPA की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1896 में NFPA की स्थापना हुई। अब दोस्तों बात आती है कि NFPA का पूरा नाम क्या होगा। तो दोस्तों NFPA का पूरा नाम होगा नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ये इसका पूरा नाम होगा। और कब स्थापना हुई, 1896 में। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी आग क्या होती है। बताइए दोस्तों आग क्या है। ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ब रासायनिक अभिक्रिया, स खगोलीय अभिक्रिया और द उपरोक्त सभी। जल्दी से इसमें से आंसर बताइए दोस्तों, सोचिए क्या आंसर होगा इसका। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आग एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया भी होती है और खगोलीय अभिक्रिया भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आग के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब क्या पूछ रहे भाई, आग की मूलभूत आवश्यकताएं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, मूलभूत आवश्यकताएं पूछी जा रही है। बताइए दोस्तों आग की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होगी। ऑप्शन ए ईंधन, ब ताप, स ऑक्सीजन और द क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा, आग के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आग लगने के लिए तीनों जरूरी है। मतलब ये देखो आपका जो अपन बात करते हैं अग्नि त्रिभुज की, वो बनना जरूरी है, जिसमें एक भुजा आपकी ईंधन होती है, दूसरी भुजा ऑक्सीजन और तीसरी भुजा क्या होती है, ताप होती है। तो ये जब तक ये नहीं बनेगा त्रिभुज तब तक क्या नहीं लगती, आग नहीं लगती। तो इन तीनों का होना बहुत ही जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे निम्न में से ज्वलनशील पदार्थ होता है। ईंधन, ताप, ऑक्सीजन या उपरोक्त सभी। मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है इनमें से जो जलता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ईंधन, क्योंकि अपन को पता है ईंधन जलता है, ताप उसको जलाने के लिए उष्मा देता है और ऑक्सीजन उसके लिए आग के लिए प्राणवायु का कार्य करता है। तो ईंधन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्वलनशील पदार्थ। इसका आंसर हो जाएगा ए। आग के लिए प्राणवायु का कार्य करता है। आग के लिए प्राणवायु का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए ईंधन, ब ताप, स ऑक्सीजन और द उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा स ऑक्सीजन। इसके ईंधन के लिए, आग के लिए प्राणवायु का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है अग्नि त्रिभुज में शामिल किया जाता है। मतलब किन चीजों से मिलकर अग्नि त्रिभुज बनता है। ऑप्शन ए ईंधन, ब ताप, स ऑक्सीजन और द उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों किन से मिलकर बनता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखो दोस्तों इस तरीके से अग्नि त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं वाला एक आकृति होती है, जिसकी एक भुजा को ईंधन, दूसरी ताप और तीसरी ऑक्सीजन, और ये बन के क्या बनाते हैं भाई, आग बनाते हैं। जब ये तीनों चीज एक जगह हो जाती है निश्चित अनुपात में, तो क्या लग जाती है दोस्तों, आग लग जाती है। तो इस तरीके से इसको नाम क्या दिया जाता है, अग्नि त्रिभुज इसको नाम दिया जाता है दोस्तों, अग्नि त्रिभुज इसको नाम दिया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अग्नि चतुर्भुज में शामिल होते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अग्नि चतुर्भुज में किसको शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए ईंधन व ताप, ब ऑक्सीजन, स रासायनिक श्रृंखला अभिक्रिया और द उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों होगा उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों इस तरीके से अग्नि चतुर्भुज अपना बनता है, एक आकृति होती है इस तरीके की। इस तरीके से अपन अग्नि चतुर्भुज की बात करते हैं। एक भुजा अपनी ऑक्सीजन हो जाती है, दूसरी भुजा जैसे अपन ताप मान लेते हैं, और तीसरी भुजा ईंधन हो जाती है, और चौथी जो भुजा होती है आपकी वो क्या होती है, श्रृंखला, रासायनिक श्रृंखला अभिक्रिया। दोस्तों चौथी भुजा अपनी क्या हो जाएगी, इसकी रासायनिक श्रृंखला अभिक्रिया। रासायनिक श्रृंखला अभिक्रिया ये इसकी चौथी भुजा हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्या हो गया, एक तो इसमें ताप हो गया, दूसरा ईंधन हो गया, और तीसरा क्या हो जाता है, दूसरा क्या था दोस्तों, ईंधन हो गया, और तीसरी
ऑक्सीजन होगी और चौथी आपकी ये श्रृंखला रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इस सारे के सारे इसमें अग्नि चतुर्भुज में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आग बुझाने के सिद्धांत है। ए स्टारवेशन मेथड, बी स्मूथरिंग मेथड, सी कूलिंग मेथड और द उपरोक्त सभी। बताओ दोस्तों, सोचो, देखिए निम्न में से आग बुझाने के सिद्धांत कौन से होंगे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। मतलब ये तीनों क्या है, आग बुझाने के सिद्धांत। और एक चौथा अपन और पढ़ते हैं, वो कौन सा मेथड पढ़ते हैं दोस्तों? बीटिंग मेथड को पढ़ते हैं। तो इसमें कुल मिला के अपन 4 आग बुझाने के सिद्धांतों की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईंधन को अलग करके आग बुझाना कौन सा सिद्धांत होता है? ए स्टारवेशन मेथड, बी स्मूथरिंग मेथड, सी कूलिंग मेथड और द बीटिंग मेथड। दोस्तों क्या आंसर होगा? जल्दी से सोचिए। स्टारवेशन मेथड, स्मूथरिंग मेथड, बीटिंग मेथड या कूलिंग मेथड? ईंधन को अलग करके आग बुझाना। दोस्तों ईंधन को अलग करके आग बुझाना होता है स्टारवेशन मेथड, जिसका हिंदी अर्थ होता है भूखा मरना। स्टारवेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? भूखा मरना। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करके आग बुझाना कौन सा सिद्धांत होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करके आग बुझाना कौन सा सिद्धांत होता है? ऑप्शन ए स्टारवेशन मेथड, बी स्मूथरिंग मेथड, सी कूलिंग मेथड और द बीटिंग मेथड। जल्दी से इसका आंसर गेस कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा स्मूथरिंग मेथड। स्मूथरिंग का मतलब होता है दम घुटना या गला घोटना। क्या होता है? दम घुटना या गला घोटना, इसका हिंदी अर्थ होता है। तो ऑक्सीजन बंद करके आग बुझाना क्या कहलाता है? स्मूथरिंग मेथड के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 18 नंबर का अपना क्वेश्चन है, वो क्या होगा? ताप को न्यून या कम करके आग बुझाना कौन सा सिद्धांत होता है? ताप को मतलब जो उष्मा होती है, उष्मा को कम करके या निम्न करके या कम करके या बंद करके कि आग बुझाना कौन सा सिद्धांत होता है? तो दोस्तों स्टारवेशन अपन ने देख लिया, स्मूथरिंग देख लिया, कूलिंग मेथड इसका आंसर होगा। कूलिंग का मतलब होता है ठंडा करना। दोस्तों जब किसी चीज को अपन पानी डालते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसका तापमान क्या हो जाता है? अपने आप कम हो जाता है। तो ये कौन सा मेथड होगा? कूलिंग मेथड होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पीट कर आग बुझाना कौन से सिद्धांत में आता है? दोस्तों आपको सीधा बीटिंग का जो मतलब होता है ना, हिंदी में बीटिंग को क्या कहते हैं भाई? पीटना कहते हैं। तो सीधा सा आंसर है पीट कर आग बुझाने का मतलब हो गया बीटिंग मेथड। द इसका आंसर होगा। अब दोस्तों स्टारवेशन मेथड, स्मूथरिंग मेथड और कूलिंग मेथड। देखो दोस्तों, जैसे अपन ने पता है अपन को कि एक तो ईंधन होता है, एक ताप होता है और एक ऑक्सीजन होता है। ये तीनों मिलके क्या लगाते हैं? आग बनाते हैं। मतलब आग की ये मूलभूत आवश्यकता होती है। ये अपन ये कह सकते हैं कि अपना जो अग्नि त्रिभुज होता है, इस अग्नि त्रिभुज की अग्नि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। एक ईंधन होता है, एक ताप होता है और एक ऑक्सीजन होता है। देखो ईंधन जो होता है वो इसके लिए खुराक का, खाने का कार्य करता है या खुराक का कार्य करता है। ताप उसको गर्मी देने का कार्य करता है और ऑक्सीजन किसका कार्य करता है? प्राणवायु का कार्य करता है। अगर अपन किसी आग लग रही है और आग को ईंधन नहीं मिल रही, तो मतलब उसको खाना नहीं मिल रहा, खुराक नहीं मिल रही, तो वो क्या होगा भाई? भूखा मर जाएगी। तो अगर ईंधन नहीं मिल रहा है तो स्टारवेशन मेथड हो गया। अगर उसको ताप नहीं मिल रहा, गर्मी नहीं मिल रही, ठंड मिल रही है, तो कूलिंग मेथड हो गया। अगर उसको सांस नहीं मिल रहा तो कौन सा मेथड हो जाएगा भाई? स्मूथरिंग मेथड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है? इनके जो मूलभूत आवश्यकताओं के हिसाब से इनके मेथड बनाए गए आग बुझाने के। दोस्तों अगला है आग के दहन के दौरान निकलने वाली गैस है। मतलब जब आग जलती है तो कौन कौन सी गैसें निकलती है, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो दोस्तों आग के दहन से संबंधित की बात करें तो पहली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उपरोक्त और दह उपरोक्त सभी। तो जल्दी से गैस कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। द इसका आंसर होगा। अब दोस्तों इसमें एक चीज और होती है आपकी, अगली आती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये भी आग के जब दहन करते हैं उस समय निकलती है। और लास्ट इसका सर एक चीज होती है दोस्तों, वो ये होती है कि जब भी आग जलाते हैं, जब कोई पदार्थ जलता है तो जो पदार्थ के छोटे छोटे कण भी क्या होते हैं उसमें दहन में निकलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स बोला जाता है, या अपन बोलते हैं पार्ट्स। उस पदार्थ के जो गर्म कण होते हैं वह भी क्या करते हैं? दहन के दौरान निकलते हैं। तो इस तरीके से ये 5 चीजें दहन के दौरान निकलती है जो अपन नॉर्मली देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हीटर व चूल्हे से दहन के समय कौन सी गैस निकलती है? जब हीटर और चूल्हा अपन जलाते हैं तो उनसे कौन सी गैस निकलती है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड,
ए कार्बन डाइऑक्साइड, ब कार्बन मोनोऑक्साइड, स सल्फर डाइऑक्साइड और द उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलती है? जब कार्बनिक पदार्थों को अपन जलाते हैं तब। और जब कार्बनिक पदार्थों को कच्चे कार्बन सही तरीके से नहीं जलते और जब हीटर और चूल्हे से जो निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। और कोयला एल्यूमिनियम है तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड, कोयला एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों। और जब किसी पदार्थ को बहुत ज्यादा मात्रा में जला लेते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और पदार्थ के जो टुकड़े होते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर्स में आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आग का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है? ऑप्शन ए 5, ब 6, स 4 और द 3। जल्दी से गेस कीजिए दोस्तों, आग का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है? आग का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों कि आग का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है? तो आंसर इसका होगा 5 भागों में किया जाता है दोस्तों। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के। इस तरीके से 5 भागों में आग का वर्गीकरण किया जाता है। आगे दोस्तों ठोस पदार्थों की आग को कौन से वर्ग में शामिल किया जाता है? ऑप्शन है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। जल्दी से आंसर गेस कीजिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास ए। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य पदार्थों की आग को, तो दोस्तों द्रव्य पदार्थों की आग को क्लास बी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, गैस पदार्थों की आग को कौन से वर्ग में शामिल किया जाएगा? दोस्तों जल्दी से बताइए। ए को ठोस पदार्थों की आग होती है, बी में ज्वलनशील द्रव्य या तरल पदार्थों की आग जो होती है, और सी के अंदर गैस पदार्थों की आग को शामिल किया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धातुओं की आग को कौन से वर्ग में शामिल किया जाता है? दोस्तों ए में अपन ने वह पढ़ा था ठोस, बी में अपन ने देख लिया द्रव्य पदार्थों की होती है, सी में गैस की होती है। तो आपका जो डी है वो किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? धातुओं की आग से संबंधित हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर बात आती है किचन की आग को, तो दोस्तों क्लास ए वापस ठोस पदार्थों की आग हो जाती है, क्लास बी द्रव्य पदार्थों की, डी को अपन ने धातुओं की आग पढ़ लिया। तो आपका जो क्लास के है वो किस होती है? किचन फायर होती है, मतलब किचन की आग होती है। दोस्तों इसमें होता क्या है, किचन के जो फैट्स होते हैं और किचन का जो ऑयल होता है वो होता है, उनसे मिलकर जब आग लग जाती है तो इसको वेट केमिकल फॉर्म के द्वारा क्या किया जाता है? बुझाया जाता है। और वेट केमिकल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम अपना पोटेशियम एसिटेट, उसके सहायता से पोटेशियम साइट्रेट और पोटेशियम कार्बोनेट की सहायता से क्या किया जाता है? इसको बुझाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का 20% से कम जलना क्या कहलाता है? जब कभी किसी मानव का शरीर जलता है और वो शरीर जब 1 से 19% तक जलता है तो उसको किस कैटेगरी में लिया जाता है? क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए माइल्ड बर्न, ब मॉडरेट बर्न, स सवरे बर्न और द है वेरी सीरियस बर्न। जल्दी से इसका आंसर गेस कीजिए दोस्तों, क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा माइल्ड बर्न। क्या होगा? माइल्ड बर्न। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का 20 से 30% तक जलना क्या कहलाता है? दोस्तों 20 से 30%, माइल्ड बर्न में अभी देखा अपन ने 1 से 19% था, तो 20 से 30% का बताइए माइल्ड बर्न होगा, मॉडरेट बर्न होगा, सवरे बर्न होगा या वेरी सीरियस बर्न होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मॉडरेट बर्न। किससे? 20 से 30% तक आपका किस में आ जाएगा? मॉडरेट बर्न में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का 31 से 70% तक जलना क्या कहलाता है? माइल्ड बर्न कहलाता है, मॉडरेट बर्न कहलाता है, सवरे बर्न कहलाता है या वेरी सीरियस बर्न कहलाता है? जल्दी से सोचिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों थोड़ा सा अभी अपन ने देखा है कि 1 से लेके 19 माइल्ड बर्न था और 20 से लेके 30 मॉडरेट बर्न था, तो 31 से लेके 70 आपका सवरे बर्न हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सवरे बर्न आंसर इसका हो जाएगा। और आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन, मानव शरीर का 71% से अधिक जलना क्या कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा वेरी सीरियस बर्न। मैं आपको वापस बता दूं कि 1 से लेके 19, 20 से लेके 30 मॉडरेट और 31 से लेके 70 सवरे बर्न और 71 प्लस जितना भी होगा सारा वो किस में आ जाएगा दोस्तों? वेरी सीरियस बर्न में आ जाता है। और जब वेरी सीरियस बर्न होता है तो आदमी का बचना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज की कक्षा, अपने टॉपिक से संबंधित अच्छे क्वेश्चंस जो आपके रिवीजन में भी सहायक होंगे और साथ ही एग्जाम के हिसाब से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक से क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों इस चैनल, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है
तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए दोस्तों, शेयर कीजिए। आप ही है हमारे ब्रांड इन्वेस्टर हैं, आप ही की सहायता से हम इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपका इसको शेयर और लाइक करना ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, जिससे हम आपके लिए नई आयाम के द्वारा आपसे अच्छी से अच्छी स्टडी करवाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले कक्षा में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।